चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से ये बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कोई भी मेंबर हाउस से डिस्क्वालीफाई कैसे होता है, क्या रीज़न्स हैं डिफेक्शन के, एंटी डिफेक्शन क्यों आया, क्या है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 10th शेड्यूल, और हमने आपको बताया कि स्पीकर की कॉन्स्टिट्यूशन में पोजीशन क्या है, स्पीकर क्या रोल प्ले करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, और एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ साथ हमने आपको डिप्टी स्पीकर के विषय में भी अच्छे से पढ़ा दिया है। आज हम उसी विषय में आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक बढ़ते हैं। एक एक चीज़ को बहुत ही कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट में आपको कवर कराया जा रहा है। मेरा दावा है कि हमारे 64 लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और उसके बाद अभी तक के 166, 167 जितने भी लेक्चर हैं आप इन्हें लगाइए। आज दिन तक के जितने भी PCS IAS के एग्ज़ाम्स हुए हैं या फिर जितने भी आगे होने वाले हैं, आपका पॉलिटी के सेक्शन का मेंस का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एस्पेक्ट से रहेगा नहीं। दिस इज़ गारंटेड, ओके। और ये ऐसा नहीं है कि सीधे क्वेश्चन ही हमने कराया, हमने कंटेंट कराया, क्वेश्चन आपके खुद होंगे, तो डेप्थ में इनको पढ़िए। अगला है छोटे छोटे टॉपिक की अप्रोच कर रहे हैं, उसी में आ रहा है लोकसभा में ही पहला स्पीकर था, फिर डिप्टी स्पीकर था, अब है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा। देखिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्पीकर एब्सेंट हैं तो उनकी जगह पर डिप्टी स्पीकर उस ऑफिस को, उस सीट को प्रिसाइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट हैं, डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट हैं। ध्यान से देखिए, मैंने वर्ड यूज़ किया एब्सेंट हैं। तो अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो क्या करेंगे, कोई तो व्यवस्था चाहिए कि जो हाउस चलता रहे। तो फिर स्पीकर के ही द्वारा नॉट मोर देन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर 6 मेंबर होते हैं वैसे, बट डेफिनेशन है कि नॉट मोर देन 10। तो स्पीकर के ही द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की जाती है कि एक चेयर पर्सन, क्योंकि ये चेयर को प्रिसाइड करेंगे ना, किसकी चेयर को, स्पीकर की। स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, वो चेयर को प्रिसाइड तो करना है। प्रिसाइड माने प्रेसिडेंट, जो किसी चीज़ को प्रिसाइड करता है। तो ऐसे में चेयर पर्सन्स का एक पैनल बना दिया जाता है, जैसे उसी हाउस के सारे लोकसभा के मेंबरों में से ही स्पीकर जो है वो नॉमिनेट कर देंगे कि इन 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 मेंबर को मैं एक चेयर पर्सन के पैनल में नॉमिनेट कर देता हूँ। और उनमें से कोई भी, जब भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट रहते हैं, तो वो लोग चेयर को प्रिसाइड करते रहते हैं, पैनल ऑफ चेयर पर्सन्स के मेंबर। इतनी बात समझ में आई। सो रूल्स ऑफ लोकसभा, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है और कोई स्टैट्यूटरी एस्पेक्ट नहीं, लोकसभा के रूल्स हैं। उन रूल्स ऑफ लोकसभा में इनका जिक्र आता है और उसमें ये बताया है कि ये नॉमिनेटेड होते हैं। स्पीकर के विषय में हमने कहा कि उसे चुना है लोकसभा ने, डिप्टी स्पीकर के विषय में हमने कहा उसे चुना है लोकसभा ने, लेकिन पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर हैं। ये बात समझ में आई, दे आर नॉमिनेटेड। इतनी बात क्लियर। अब इससे क्या हुआ है कि इनका टेन्योर कितना रहेगा, टर्म कितना रहेगा, जब तक नया पैनल ऑफ चेयरपर्सन नहीं चुना जाता तब तक इनका रहेगा। मान लीजिए कि स्पीकर का तो टेन्योर हमने ये देखा कि जब तक लोकसभा का टेन्योर है तब तक रहता है, या फिर बाकी परिस्थितियाँ थी कि अगर वो मेंबर ही ना रहें हाउस के, या फिर वो रिज़ाइन कर दें, या फिर उन्हें स्पीकर की पोस्ट से रिमूव कर दिया जाए। ये सारी परिस्थितियाँ हमने समझी। ऐसे ही डिप्टी स्पीकर का भी हमने देखा। इनका क्या है कि जब तक अनटिल अ न्यू पैनल, हो सकता है 6 महीने में ही, साल में ही नया पैनल बना दिया जाए, तो फिर वो लोग रहेंगे। तो अनटिल अ न्यू पैनल। और दूसरी कहानी तो बिल्कुल जायज़ ही है कि जब तक वो वाली लोकसभा है, ठीक है, बट ये वो वाली लोकसभा के समय तक नहीं है, अनटिल अ न्यू पैनल। तो मतलब जब चाहे स्पीकर एक न्यू पैनल बना सकते हैं। मतलब जैसे स्पीकर डिप्टी स्पीकर का रिमूवल का एक पूरा प्रोसेस था, इनका ऐसा रिमूवल का कोई प्रोसेस नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन में ना फंस जाएं, बिकॉज दे आर सिंपली नॉमिनेटेड, दे आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द हाउस। तो ऐसे में ही स्पीकर कैन नॉमिनेट आफ्टर 10 days, कैन नॉमिनेट द अनदर पैनल, आफ्टर 2 months कैन नॉमिनेट द अनदर पैनल। तो ऐसा नहीं है कि अब वो पैनल नॉमिनेट करने से पहले इनको पूरा रिमूव करना पड़ेगा, पहले उसका कोई पूरा प्रोसीजर होगा। इसलिए हमने ये नहीं कहा कि ये तब तक रहते हैं जब तक वो लोकसभा रहती है, नहीं, ये तब तक रहते हैं जब तक एक नया पैनल नहीं आ जाता। ओके। अब जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हैं, उनकी जगह पर ये पैनल ऑफ चेयर पर्सन्स का कोई पर्सन चेयर को प्रिसाइड कर रहा है, तो ये वो सारे रोल प्ले करेगा जो स्पीकर करता है, और इसके पास वो सारी शक्तियाँ होंगी जो स्पीकर के पास होती है। जो चेयर पे बैठ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में बात चेयर की है,
चेयर है स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर जब उस पर बैठता है तो उसके पास स्पीकर की सारी पावर है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कुछ वहाँ पे बैठता है कोई, तो उसके पास सारी पावर है। संविधान में गेम ही सारी संस्थाओं की है, इंस्टीट्यूशंस की। यहाँ पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीकर, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन, संस्था, द पोस्ट, द पोजीशन, द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। तभी वहाँ पर बात आई थी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऑफिस में एंटर होने से पहले इनको कोई स्पेशल अलग से ओथ नहीं लेनी पड़ेगी। मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन, दैट पर्सन इज अ काइंड ऑफ बेयरर ऑफ दैट ऑफिस। particularly in the context of constitution we are talking about the institution. okay, तो institution wise अगर हम जाएं तो जब ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई भी आदमी स्पीकर की पोस्ट पे बैठ गया, प्रिजाइड करने लगा, वो उस ऑफिस में बैठ गया, तो फिर उस समय के लिए वो चेयर की सारी पावर उसको मिल जाएंगी। तो पावर इंस्टीट्यूशन से, चेयर से बिलोंग करती हैं, किसी पर्सन से नहीं। ये होता है लोकतंत्र, इसे अपन डेमोक्रेसी कहते हैं कि जब भी पावर किसी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करती हो और इंस्टीट्यूशन एक वेल फाउंडेड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हो, किसी की इच्छाओं पर नहीं। नाउ यू कैन से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, अ रूल, अ लॉ बेस्ड डेमोक्रेसी। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसमें एक कंसेप्ट को समझना यहाँ पर जरूरी है। एब्सेंट मैंने बोला था, लेकिन स्पीकर का ऑफिस वेकेंट है, तो स्पीकर का ऑफिस वेकेंट होता तो उसका जॉब वहाँ पर प्ले कर रहे हैं डिप्टी स्पीकर, बिकॉज डिप्टी स्पीकर भी चुने हाउस के द्वारा गए हैं। ध्यान से समझो, अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का ही ऑफिस वेकेंट है, एब्सेंट नहीं है, वेकेंट है, खाली हो गया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों ही किसी वजह से या तो मेंबर ही नहीं रहे हाउस के, या दोनों ही ने रिजाइन कर दिया, या दोनों ही को रिमूव कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति आ सकती ना, अभी 2 दिन पहले स्पीकर को हटा के हटें, 2 दिन बाद ही डिप्टी स्पीकर को भी हटाना पड़ गया। अब ऐसी परिस्थिति में पैनल ऑफ चेयरपर्सन उस चेयर को प्रिसाइड नहीं कर सकते। वाई? ये उन्हीं स्पीकर के द्वारा तो नॉमिनेटेड थे, तो वही स्पीकर जब अब नहीं रहा तो उसके द्वारा नॉमिनेटेड, वो स्पीकर का ऑफिस ही वैकेंट हो गया, तो उसके द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर चेयर कैसे कर देंगे? ये तो ये हो गया कि वो चला गया, उसकी इच्छाओं को हमने गद्दी पे बिठा दिया, ये तो गलत हुआ ना। फिर तो लॉजिकली आंसर मिल गया कि क्या जब ऑफिस वेकेंट हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर का रोल प्ले कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, इट इज़ अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि जिस स्पीकर के द्वारा ये नॉमिनेटेड थे वो स्पीकर ही अब ऑफिस में नहीं है, वेकेंट हो गया, तो उसके द्वारा नॉमिनेटेड उसकी जो ट्रेल है, उसके जो चुने हुए लोग हैं, वो क्यों बैठेंगे गद्दी पे? नया स्पीकर होगा, नया स्पीकर विल नॉमिनेट इट्स न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन। आई बात समझ में? तो फिर ये यहाँ पर क्लियर समझ। फिर आप कहेंगे कि सर अगर स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों ही वेकेंट है तो फिर करें क्या? ध्यान से समझें। प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट विल डिसाइड द मेंबर फ्रॉम द हाउस। उसी हाउस में से प्रेसिडेंट एक मेंबर को डिसाइड करेंगे जो रोल प्ले करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, और एज सून एज पॉसिबल विद इमीडिएट सेंस लोकसभा एक नए स्पीकर को चुनेगी। ठीक है, नए स्पीकर के चुनाव एज सून एज पॉसिबल होंगे, इमीडिएट सेंस में। और ऐसी परिस्थिति में पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है वो नहीं करेंगे प्रिसाइड, प्रेसिडेंट के द्वारा चुना हुआ आदमी उस चेयर को प्रिसाइड करेगा। प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पर केंद्र सरकार, क्योंकि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से चलना है। इतनी बात समझ में आ गई? कितने नाम बदल रहे हैं? स्पीकर चुना हाउस ने, डिप्टी स्पीकर चुना हाउस ने, पैनल ऑफ चेयरपर्सन नॉमिनेट किया स्पीकर ने। अब जब स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों वेकेंट हैं तो फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन नहीं चल रहा। अब एक मेंबर प्रिसाइड करेगा चेयर को, इसे ना तो स्पीकर ने नॉमिनेट किया, इसे ना तो हाउस ने चुना, इसे डिसाइड किया प्रेसिडेंट ने। ठीक है, लेकिन स्पीकर एब्सेंट, डिप्टी स्पीकर एब्सेंट, 10 के 10 पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी एब्सेंट। कोरोना है, फ्लाइट नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, एब्सेंट, 12 ही एब्सेंट, 12 के 12, स्पीकर डिप्टी स्पीकर एंड ऑल 10। ऑफिस तो नहीं वेकेंट ना स्पीकर का, ऑफिस तो है अभी भी, वो ऑफिस में है अपने, बस वो छुट्टी पे है। तो ऐसी परिस्थिति में देन द हाउस विल डिसाइड एनी मेंबर, हाउस डिसाइड कर लेगा कोई भी मेंबर को, वो मेंबर प्रिसाइड कर देगा। ओके, 2 परिस्थितियां समझ में आ गई। पैनल ऑफ चेयरपर्सन की भी कभी छुट्टी पे हो सकते हैं सारे, एक बार में सबके घर में प्रोग्राम आ गए,
वो भी छुट्टी पे, स्पीकर भी छुट्टी पे, डिप्टी स्पीकर भी छुट्टी पे। छुट्टी पे जब चल रहे हैं तो फिर हाउस विल डिसाइड एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस जो कि प्रिसाइड कर देगा मीटिंग को। लेकिन व्हेन डिप्टी स्पीकर और स्पीकर वेकेंट चल रहे हैं तभी फिर उस परिस्थिति में हाउस विल नॉट डिसाइड, देन द प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि हु विल प्रिसाइड द चेयर ऑफ द स्पीकर, and the house is responsible to elect new speaker as soon as possible with immediate sense. Then the panel of chairperson will not hold the seat of speaker. Okay, लॉजिक सारे क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इसमें? पैनल ऑफ चेयरपर्सन क्लियर हो गया? अब हम करते हैं स्पीकर प्रो टेम। रुको, देखिए स्पीकर प्रो टेम ये भी बड़ा जानदार है, इसमें बड़ी जान है। ये दिखता कम है लेकिन है बड़ा शानदार। जजों की जजमेंट में ये सबसे ज़्यादा रहता है, बताता हूँ क्यों। प्रो टेम का मतलब क्या है? पहले तो ये एक लातिन शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसका मतलब है फॉर द टाइम बीइंग। प्रो टेम का मतलब फॉर द टाइम बीइंग, इट इज़ नॉट ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये फॉर द टाइम बीइंग रहता है, दैट इज़ द प्रो टेम। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इसे टाइम बीइंग के लिए? तो टाइम बीइंग का मतलब क्या है यहाँ पर हरजीत, कानून के बच्चे? ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है? यू आर रियल लॉ, तो तुम बिल्कुल सही हो। ये टेम्परेरी है क्योंकि टाइम बीइंग है ना बेटा, तो परमानेंट किधर से हो गया फिर? कानून का बच्चा मैंने इसलिए, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं वो, है ना, तो कानून के ही हुए बच्चे। तो ये टेम्परेरी है। इससे क्या समझ में आया अभी समझा देते हैं आपको। तो फिर इसका मतलब इनका कोई कार्यकाल नहीं होता। अब कोई पूछने बैठ जाए और आप लोग एकदम से टेंशन बैठ जाओ, एकदम से स्लीपर क्लास में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में पेपर यूपीपीसीएस देने, अचानक से कोई ट्रेन पे चढ़ गया, पूछा चल इतना बता स्पीकर प्रोटेम का समय कितने, 4 साल 5 साल 6 साल, ऐसे सोचने बैठे 4 शायद। तो बेटा इसका कोई समय नहीं होता, क्योंकि ये तो इसके तो नाम में बताया प्रोटेम, ये तो टाइम बीइंग है। अब 10 दिन का हो या 2 दिन का, ऐसे भी उदाहरण है 2 दिन के भी हुए हैं, 1 दिन का भी हुआ है, 12 दिन का भी हुआ है। ओके, इट इज़ टेम्परेरी, इसका कोई टेन्योर नहीं है। टेम्परेरी मतलब न कोई समय नहीं, बड़ा टेम्परेरी है ये, लेकिन बड़े काम का है। इसको कौन नियुक्त करता होगा? इसको नियुक्त करने की ज़रूरत पड़ती है, उसका कारण है। तो पिछली लोकसभा का समय ख़त्म हो गया, 5 साल पूरे हो गए, ये ख़त्म हो रहा था, इसके पहले पहले ही चुनाव होना शुरू हो गया था। देश में आम चुनाव होने लगे, लोकसभा के चुनाव हो गया। ऐसे करके आंकड़े आने लगे, शाम हो गई, आपके सामने आंकड़े आ गए, आप लोग कल अगले दिन क्लास आ गए और आपने आके शुरू कर दिया बातें करनी। बीजेपी को 282 मिला है, बीजेपी को इतना मिला है, कांग्रेस को 42 मिला है, 52 मिला, ये सब बातें आपने शुरू कर दी। इसका मतलब कि आपको भी पता लग गया कि किस पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई। अब जब आपको पता लग गया किस पार्टी को मेजॉरिटी मिल गई है, तो फिर पता लग गया होगा राष्ट्रपति को भी किस पार्टी को मेजॉरिटी है। तो चुनाव के आंकड़े आ गए, इलेक्शन कमीशन ने आधिकारिक तौर पर पुख्ता करके सिग्नेचर करके लेटर निकाल दिया कि चुनाव आयोग के मुताबिक इस पार्टी को इस बार इतनी सीटें मिली हैं, इस पार्टी को इतनी मिली हैं। उसके मुताबिक हमें पता लग गया कि लोकसभा का बहुमत का आंकड़ा है 272, और हमें दिखा उदाहरण के तौर पे कि बीजेपी को आया 280। तो ये तो प्रमाणित सी बात है कि बीजेपी मेजॉरिटी पार्टी है। अब बीजेपी को राष्ट्रपति प्रपोज करेंगे, बुलाएंगे कि आप आइए अपना सरकार बनाने का दावा पेश करिए, और बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर देगी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि बीजेपी मेजॉरिटी में है। और फिर आप देख लेते हैं चुनाव होने के 1-2 दिन के बाद ही बड़ा भव्य सा समारोह करके प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है, जिसमें सार्क देशों के सभी अध्यक्ष आ जाते हैं। तो फिर देखिए चुनाव हुए हैं, 2 ही दिन बाद प्रधानमंत्री का ओथ सेरेमनी हो रही है, और उसमें राष्ट्रपति ही बोलते हैं मैं, उधर से प्रधानमंत्री कहते हैं मैं, और फिर राष्ट्रपति आगे बोलने लग जाते हैं। ओके, तो मैं करके सारा पूरा शपथ ले लेते हैं लोग। देखिए सरकार बन गई है, और कई बार प्रधानमंत्री साथ के साथ ही कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलवा देते हैं। तो प्रधानमंत्री प्लस मंत्री, सरकार बन गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गया। सरकार पहले बनती है, फिर 10 दिन 15 दिन 1 महीना बाद पहली सिटिंग ऑफ द फ्रेश इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा होगा। फिर नई चुनी लोकसभा की पहली मीटिंग होगी। तो नई चुनी लोकसभा की पहली मीटिंग से पहले ही सरकार तो बन गई है ना। छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें पता नहीं होती, हमें कंफ्यूज सा करती हैं। पॉलिटी में छोटी छोटी बातों पे ही बड़े बड़े सवाल आते हैं। छोटी छोटी बातों पे क्या आते हैं? बड़े बड़े सवाल। पॉलिटी सोचने में मजबूर करती है।
और जितना ज़्यादा मजबूर हो जाओगे उतना कम आंसर सही होगा। थोड़ा जल्दी आंसर करना है ना, थोड़ा आना ज़्यादा चाहिए पहले से ही। वहीं बैठ के सोचने लगे तो सोचना होवे सोचने लखवार। आई बात समझ में? तो पढ़ना पड़ेगा पहले। इसीलिए फिर अभी एक प्रबंध है कि 1 महीना तो बीत गया, अब लोकसभा का पहला सेशन हो रहा है नई लोकसभा के मेंबर का। तो संविधान ये कहता है कि नई लोकसभा की पहली मीटिंग से इमीडिएट पहले पुराने स्पीकर को अपना ऑफिस छोड़ना है। पुराना स्पीकर पुरानी लोकसभा को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो नई लोकसभा में कैसे प्रिजाइड कर सकते हैं? नई लोकसभा नए जनमत को दिखा रही है, देश की नई सोच को दिखा रही है, और स्पीकर की पोजीशन कितनी महत्वपूर्ण है मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो ऐसे में संविधान ये स्पीकर से मांग करता है कि नई लोकसभा की प्रथम मुलाकात से पहले ही आपको इमीडिएट पहले निकल लेना है बस। अब स्पीकर का दफ्तर खाली, अब बताइए कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही नहीं है तो फिर हाउस कैसे रिप्रेजेंट होगा? पहली लोकसभा की मीटिंग कैसे होगी? तो लोकसभा की मीटिंग करानी भी जरूरी है। अब प्रेसिडेंट उस नई इलेक्टेड लोकसभा के सीनियर मोस्ट मेंबर को उस लोकसभा को की फर्स्ट मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए चुनेंगे। प्रेसिडेंट उस नई लोकसभा की पहली मीटिंग को प्रिसाइड करने के लिए उसी लोकसभा के मेंबर्स में से सीनियर मोस्ट, ऐसा रिवाज बना है, सीनियर मोस्ट मेंबर को चुनेंगे कि भाई आइए आप आ करके यहाँ पर प्रिसाइड करिए। तो किसने चुना? प्रेसिडेंट। लेकिन क्या ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है? मैंने अभी तो कहा सरकार तो पहले ही बन गई थी, तो प्रेसिडेंट यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही काम कर रहे हैं। अब वो तथ्य ना बताया होता तो आप उलझ जाते यहाँ पे कि प्रेसिडेंट ने चुना, अभी तो पहली मीटिंग हुई नहीं, सरकार बन गई कि नहीं बनी है? वो सरकार तो बन गई बेटा, मीटिंग बाद में होती है। तो सरकार के ही कहने पर तो फिर क्या होता है, पहली मीटिंग होने से पहले ही इस बार की लोकसभा के जितने सदस्य हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स उन सभी लोकसभाओं में सभी लोकसभा के सदस्यों की एक सूची तैयार करती है, एक लिस्ट। उस लिस्ट में से सीनियरिटी लिस्ट निकाली जाती है और उसमें से देखा जाता है कि भाई सीनियर मोस्ट लीडर कौन है, और सीनियर मोस्ट लीडर के तौर पर फिर वो लिस्ट के तहत वो जो नाम है वो प्रपोज कर दिया जाता है, प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर दिया जाता है, और प्रेसिडेंट की स्वीकृति उस पर ले ली जाती है कि ये नाम सीनियर मोस्ट बनता है, इन्हें स्पीकर प्रो टेम बनाना है। और फिर प्रेसिडेंट उसकी स्वीकृति देते हैं, मतलब प्रेसिडेंट उसकी नियुक्ति करते हैं। तो फिर प्रेसिडेंट स्पीकर प्रो टेम की नियुक्ति कर देते हैं। ओके तो स्पीकर प्रो टेम, नॉर्मल स्पीकर को कौन चुनता है? हाउस। स्पीकर प्रो टेम को कौन चुन रहा है? चुन तो रहे ही नहीं है, वो तो नामांकित हो रहे हैं, वो तो नॉमिनेट हो रहे हैं, तो वो तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट हैं। ओके और नॉमिनेशन किस बेस पे? उनका सीनियरिटी के बेसिस पे। और केंद्र सरकार ने कहा है प्रेसिडेंट को कि इनको अपॉइंट करिए, तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। मैंने यहाँ पर ये लाइन लिख दी है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई करमजीत? तो ऐसे में अब किसी भी पर्सन को हाउस में काम करना है तो वो जो लोकसभा एक हाउस है, उस हाउस के मैंने अभी बताया लोकसभा के रूल ऑफ द प्रोसीजर एंड कंडक्ट है, के रूल्स हैं, नियम हैं, पार्लियामेंट की कई कन्वेंशंस हैं। आप नियम कानून लोकसभा के भी पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, उसकी आपको कोई शपथ ग्रहण करानी है कि नहीं? आप जब तक शपथ नहीं ग्रहण करेंगे ये कैसे पुख्ता होगा कि आप लोकसभा की मर्यादाओं की पालना करेंगे? और फिर लोकसभा की मर्यादाओं की पालना ना करने पर आप पर फिर कार्रवाई कैसे होगी? शपथ ग्रहण करे बिना ही लोकसभा के कामकाज संभाल लिए, कल को आप पर कार्रवाई करने के लिए आपको कहा जाएगा कि आपने लोकसभा की फलाना मर्यादा पूरी नहीं की, तो आप तब कहेंगे कि मैं तो मर्यादाओं से बंधा हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैंने लोकसभा में शपथ तो ली ही नहीं थी, मैंने कोई आई डू हेयर बाई डिक्लेयर दैट करके साइन तो किया ही नहीं था। तो इसलिए शपथ बड़ी बात है बेटा। शपथ का मतलब यह है कि आपको शक्तियां दी जा रही हैं इस हाउस की, और वो शक्तियों को मर्यादाओं से बांध के दे रहे हैं। शक्तियों नाम के शस्त्र जिन म्यानों में डले रहते हैं वो म्यानों का नाम मर्यादाएं हैं। आई बात समय में, उस म्यान में, मर्यादा नाम के म्यान में यदि वो खड़ग नहीं जाएगी, वो खड़ग तो किसी का भी गला काट देगी। इस बात को समझो। इसलिए फिर मर्यादा के तहत शपथ ग्रहण बड़ा जरूरी होता है। तो इनकी ओथ और अफर्मेशन कौन करा देगा? प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट कर रहे हैं तो स्पीकर प्रो टेम का ओथ भी प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। आई बात समझ में? अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो नॉर्मल वाले थे वो जब अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं उनका कोई ओथ होता है? मैं तो अभी बताया, उनका कोई अपना ऑफिस अज्यूम करते समय कोई ओथ होता ही नहीं है। फिर सुनाली करी होता है
तो एमपी तो पूछा ही नहीं था, फिर कुछ बोलने लगे। तो ऐसे करके स्पीकर डिप्टी स्पीकर का अपना ऑफिस अज्यूम करने के समय कोई ओथ होता है कि नहीं होता है। फिर तुम चाहते हो कि मैं स्लो बोलूं, कि मैं नाना पाटेकर स्टाइल में चलूंगी, मोदी स्टाइल, तो तुम लोग लॉस्ट होने लगे हो। क्या हुआ? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कोई ओथ होता है अपना ऑफिस अज्यूम करने समय? स्पीकर प्रो टेम उनसे कितने मायनों में अलग है, ये बता रहा हूं मैं। प्रो टेम लगते ही अलग हो जाना तुम। स्पीकर प्रो टेम का ओथ होता है कि नहीं होता है? होता है ना, क्योंकि ओथ नहीं कराएंगे तो अभी तो उनको तो मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर ओथ हो गया सबका, बट अभी तो पहली बार ही लोकसभा की पहली मीटिंग हुई है, अभी तो सभी मेंबर का ओथ होगा। ओथ कराएंगे ये भाई साहब या ये बहन जी, उसके लिए पहले इनका ओथ भी तो होना जरूरी है, तो इसलिए इनका ओथ प्रेसिडेंट खुद ही करा देते हैं। ओके, स्पीकर प्रेसिडेंट ही इन्हें अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही इनका ओथ एडमिनिस्टर कर देते हैं। प्रेसिडेंट से ओथ प्राप्त करके शक्तियों का कलश पी लेते हैं, इसे अमृत पी लेते हैं शक्तियों का, और फिर खड़े हो जाते हैं। और अब फिर ये काम करेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये फर्स्ट मीटिंग हो, लोकसभा की पहली सीटिंग हो, उसके लिए सभी एमपीओं को शपथ ग्रहण कराएंगे। स्पीकर प्रो टेम जो है वो सभी एमपीओं को शपथ ग्रहण कराते हैं। आई बात समझ में? ये इतनी बड़ी शक्ति है इनकी, पहली बात। दूसरी बात, अब सभी एमपी शपथ ग्रहण कर ली, अब वो सभी एमपीओं ने भी शक्ति कलश में से अमृत पी लिया, अब वो भी जागृत हो गए सारे। अब उनके अंदर भी शक्ति आ गई कि वो अब स्पीकर चुने। बिना शक्ति धारण किए वो एक शक्तिशाली स्पीकर कैसे जन्म दे सकते थे? पहले तो वो जाकर के उस लोकसभा में जाकर के शस्त्र अस्त्र गांडीव धारण करेंगे, और फिर ही जाकर के नए योद्धाओं को जन्म देंगे। तो ऐसे अब वो स्पीकर को जन्म देंगे, डिप्टी स्पीकर को जन्म देंगे। तो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव किनकी चुनाव यानी कि इलेक्शन कंडक्ट किनकी देखरेख में होते हैं? स्पीकर प्रो टेम। तो स्पीकर प्रो टेम ही शपथ ग्रहण कराते हैं एमपीओं को। शपथ ग्रहण करके वही एमपी अपने भीतर से लोकसभा के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुनते हैं। इस बात को भी सुनिश्चित करने का काम कौन कर रहे हैं? स्पीकर प्रो टेम। और ये स्पीकर प्रो टेम ही हैं जो ये भी तय करते हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, अगर राज्यों में है तो चीफ मिनिस्टर, सेंटर में है तो प्राइम मिनिस्टर, कॉन्फिडेंस गेन करके दिखाएं। तो फ्लोर टेस्ट भी स्पीकर प्रो टेम की अध्यक्षता में होता है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि संविधान ये कहता है कि गवर्नर और राष्ट्रपति बाउंड नहीं है किसी को भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त करने से पहले ये देखने के लिए कि उसके पास मेजॉरिटी है कि नहीं है। मेजॉरिटी हाउस के फ्लोर पे ही टेस्ट होगी, और वो हुए बिना भी आप अगर किसी को क्लियर कट बहुमत नहीं है तो उसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना सकते हैं, इस वायदे पर कि वो पर्सन फ्लोर पे पहुंच के अपना बहुमत सिद्ध कर देगा। ऐसे में कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को वहाँ के गवर्नर ने मुख्यमंत्री बना दिया था, क्योंकि वहाँ पर किसी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं थी, और फिर उन्हें ये कहा गया था कि हाउस के फ्लोर पे अपना बहुमत सिद्ध करिए। आई बात समझ में? ये किया था वहाँ के गवर्नर ने। अब बीएस येदियुरप्पा को अपना फ्लोर टेस्ट प्रूव करना था, अपनी मेजॉरिटी हाउस में जाके बतानी थी कि मेरे फेवर में मेजॉरिटी विधायक हैं। उसके लिए उस न्यूली इलेक्टेड विधानसभा का पहला मीटिंग होना जरूरी था, तो उसके लिए कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाहिए था कि नहीं? तो वो तो तब होगा जब सारे एमएलए पहले शपथ ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद जाकर के एक नए स्पीकर को जन्म देंगे, बट वो तो अभी हुआ ही नहीं। तो फिर स्पीकर प्रो टेम ये सब करता है, तो स्पीकर प्रो टेम वहाँ पर फ्लोर टेस्ट कराने वाला था। आई बात समझ में? तो स्पीकर प्रो टेम इज़ अ वेरी वेरी बिग इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इसका इम्पार्शियल होना जरूरी है। इसलिए ये कहानी रखी गई कि इसे सीनियरिटी बेस पे चुना जाएगा। ये डिपेंड ही नहीं करता कि बीएस येदियुरप्पा बिलोंग करते हैं बीजेपी से और उनको फ्लोर टेस्ट करना है, तो फिर बीजेपी का ही कोई पर्सन स्पीकर प्रो टेम बने, जरूरी नहीं था। अगर सीनियरिटी में कांग्रेस का कोई मेंबर स्पीकर प्रो टेम बनने की एलिजिबिलिटी रखता है तो फिर स्पीकर प्रो टेम वो बनेगा। आई बात समझ में? तो स्पीकर प्रो टेम इम्पार्शियलिटी के बेसिस पे चुन करके आए, इसलिए सीनियरिटी को एक आधार रखा गया है। इसलिए उसकी नियुक्ति राज्यों में गवर्नर और केंद्र में राष्ट्रपति को दी गई है। इसलिए उसकी ओथ राज्यों में गवर्नर और केंद्र में सीधे राष्ट्रपति कराते हैं। आई बात समझ में? तो स्पीकर प्रो टेम फ्लोर टेस्ट भी कराते हैं। स्पीकर प्रो टेम स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव भी कंडक्ट कराते हैं। स्पीकर प्रो टेम सभी एमपी और राज्यों में सभी एमएलए को शपथ भी ग्रहण कराते हैं। और स्पीकर प्रो टेम जैसे ही नया स्पीकर चुना गया चुप करके निकल जाते हैं।